हेलो एंड वेलकम टू लर्न नर्सिंग विद प्रियांशु। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक पढ़ेंगे हम अस्थमा। तो देखते हैं अस्थमा क्या है, क्या उसका इंट्रोडक्शन है, क्या क्या मतलब हमारी बॉडी में कैसे आता है अस्थमा, क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्या क्या हम टेस्ट करेंगे अस्थमा को पता लगाने का, ठीक है, और कैसे हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। आज हम ये सब कुछ आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अस्थमा, ठीक है। अस्थमा का इंट्रोडक्शन की बात करें कि अस्थमा है क्या। सबसे पहले अस्थमा क्या है, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है एयरवे का, ठीक है, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है एयरवे का, ठीक है, बट रिवर्सिबल। अब जो अस्थमा होता है ना, वो क्या होता है, इन्फ्लामेशन है, बहुत लंबे टाइम से होने वाली इन्फ्लामेशन है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि अभी किसी को अस्थमा हो जाएगा, नहीं, बहुत लंबे टाइम से जो अस्थमा होता है ना, बहुत लंबे टाइम से जो भी इन्फ्लामेशन होती है वो देखने को मिलती है हम किसमें, अस्थमा में। जो अस्थमा होता है वो इन्फेक्शन है या फिर इन्फ्लामेशन है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, ठीक है। अस्थमा क्या है, मैंने क्या बोला, अस्थमा क्या है, एक इन्फ्लामेशन है। इन्फ्लामेशन बोल दो या फिर इन्फेक्शन बोल दो, किसमें, जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ठीक है, जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके भी अपर वर्जन में, किसमें, उसके भी अपर वर्जन में। डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये है हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में इतना ये हमें पता है कि जो ये लोअर है ये अपर है। तो लोअर लोअर यहां से स्टार्ट है ना, इतना इतना, एक मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है। तो जो ये हमारा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ठीक है, ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, इसके अपर वर्जन तक, कहां तक, अपर वर्जन तक, इतना 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 क्या होता है हमारा, क्या होता है, अस्थमा होता है। इस जगह में क्या होता है, हमारा अस्थमा होता है। इसलिए मैं हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि जो अस्थमा है क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है किसका, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का, वो भी कौन से वाले वर्जन में, अपर वाले वर्जन में। तो ये लंग्स को अफेक्ट नहीं करते, ये एल्वुलाई को अफेक्ट नहीं करते, ये किस में अफेक्ट करते हैं, ये ट्रेकिया में अफेक्ट करते हैं, ब्रोंकाई में अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब जो अस्थमा होता है वो रिवर्सिबल होता है। ऐसा नहीं है कि अस्थमा, एक तो पहली बार अस्थमा क्रॉनिक है, पर ऐसा नहीं है कि अस्थमा ट्रीट नहीं हो सकता। अगर हम मेडिकेशंस करें तो अस्थमा क्या हो सकता है, ट्रीट हो सकता है। क्यों, क्योंकि वो क्या है, सिर्फ अभी ब्रोंकाई तक है। अस्थमा कहां तक है, ब्रोंकाई तक है। अगर अस्थमा सीवियर फॉर्म में चल जाए, अस्थमा सीवियर फॉर्म में चल जाए, यानी कि अस्थमा स्टैटिस्कस हो जाए किसी पेशेंट को, किसी पेशेंट को क्या हो जाए, अस्थमा स्टैटिस्कस हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, अस्थमा इरिवर्सिबल होगा। उस स्टेज में हम उसको क्योर नहीं कर सकते। लेकिन जो नॉर्मल जो अस्थमा होता है वो हम क्योर कर सकते हैं, उसका मैनेजमेंट होता है। हम उसमें मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं, हम उसमें फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं, हम उसमें नर्सिंग मैनेजमेंट कर सकते हैं। इन सब चीजों की वजह से हम क्या कर सकते हैं, अस्थमा को कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, जो अस्थमा है क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है एयरवे की, ठीक है, ये ऐसा इंफेक्शन है और ऐसा इन्फ्लामेशन है जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को क्या करता है, अफेक्ट करता है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के भी अपर वर्जन को क्या करता है, अफेक्ट करता है, यानी कि हमारे ट्रेकिया, हमारे ब्रोंकाई में अफेक्ट करेगा, ठीक है। कैरेक्टराइज बाय रिकरिंग सिम्टम। और ये जो इसमें क्या होता है, जो हमारे अस्थमा होता है उसमें क्या होता है, रिकरिंग सिम्टम्स होता है। रिकरिंग मतलब बार बार होने वाले। ऐसा नहीं है कि अभी किसी को अस्थमा तो बाद में नहीं होगा, नहीं, उसमें क्या होता है, रिकरिंग बार बार आने वाले क्या होते हैं, सिम्टम्स होते हैं। आगे जाके हम सिम्टम्स पढ़ेंगे तो वो सिम्टम्स क्या होते हैं, बार बार देखने को मिलते हैं। तो अस्थमा क्या है, हमारे ऐसा क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है जो हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में होता है, जिसमें क्या होता है, रिकरिंग सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ये था हमारा इंट्रो। अब नेक्स्ट चीज आती है हमारे कॉजेज। इंट्रो के बाद हम क्या देखेंगे, कॉजेज देखेंगे कि किन किन कारणों की वजह से, किन किन कॉजेज की वजह से हमारा क्या हो रहा है, अस्थमा हो रहा है। तो पहला आता है एनी ट्रिगर फैक्टर, कोई भी ट्रिगर फैक्टर। पहली बार जो अस्थमा होता है ऐसे नहीं होता, किसी भी नॉर्मल पर्सन को नहीं होगा, ठीक है। जब तक अस्थमा को, जब तक हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ट्रिगर ना करे तब तक अस्थमा नहीं होगा, तब तक कोई भी हमें सिम्टम्स नहीं दिखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं फॉर एग्जांपल अभी मैं नॉर्मल ऐसा खड़ा हूं यहाँ पे तो मुझे अस्थमा अटैक नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि मुझे मुझे पता है मेरे आसपास कोई जब तक मेरे को ट्रिगर नहीं करता तब तक मुझे अस्थमा नहीं होगा। अस्थमा, जब तक अस्थमा को कोई ट्रिगर नहीं करता, जब तक रेस्पिरेटरी सिस्टम को कोई ट्रिगर नहीं करता, अस्थमा नहीं होगा, ठीक है, बात को ध्यान रखना।
तो जब तक कोई सा भी ऐसा ट्रिगर फैक्टर जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ट्रिगर होने की वजह से वो क्या हो जाएगा, अस्थमा करने लग जाएगा। सेकेंड कॉज है हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर कैसे होगा, अब खुद सोचो, कोई पर्सन है, अगर वो गार्डन में है और गार्डन में क्या है, बहुत सारे पॉलन्स है, फ्लावर्स के पॉलन्स है, डस्ट पार्टिकल्स है, बहुत सारी चीजें होती है इन्वायरमेंट में, तो वो भी ऐसा क्या कर सकती है, ट्रिगर फैक्टर बन सकती है और क्या कर सकती है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है। क्या कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल फैक्टर। फिजियोलॉजिकल फैक्टर इन द सेंस जब हमारी बॉडी के अंदर खुद से ऐसा कुछ हो रहा है जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कर दे, ट्रिगर कर दे। फॉर एग्जांपल स्ट्रेस क्या होता है, हमारा एक फिजियोलॉजिकल फैक्टर है जो अस्थमा कॉज कर सकता है। नेक्स्ट बात करें ऑक्यूपेशनल फैक्टर। ऑक्यूपेशनल फैक्टर क्या होगा, अगर सोचो किसी की फैमिली में कोई पर्सन है, वो क्या कर रहा है, ऐसे इंडस्ट्री में काम कर रहा है। अब ऑब्वियसली जब इंडस्ट्री में काम करेगा वो बहुत सारी चीजों से डील करेगा, उसको बहुत सारे डस्ट से डील करना पड़ेगा, उसको बहुत सारे पोल्यूशन से डील करना पड़ेगा, ठीक है, तो वो भी क्या हो सकता है, अस्थमा का कॉज हो सकता है। नेक्स्ट है मेडिसिन। जो हमारी मेडिसिन होती है वो भी एक ऐसा कॉज है किसका, अस्थमा का। फॉर एग्जाम्पल जो हमारी एस्पिरिन मेडिसिन होती है, उससे भी क्या होता है, अस्थमा हो सकता है। अगर हम उसका ओवर यूज कर ले, ओवरडोज हो जाए हमारी बॉडी के अंदर, तो वो भी क्या कर सकता है, अस्थमा कर सकता है। तो ये थे हमारे कॉजेज कि किन किन कारणों से क्या हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, क्या क्या कॉजेज थे जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अस्थमा हो रहा है। हमने इंट्रो पढ़ लिया कि क्या है अस्थमा, हमने कॉजेज देख लिए कि किन किन कारणों के वजह से अस्थमा हो रहा है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे उसकी पैथोफिजियोलॉजी। किसी की भी डिसऑर्डर, सबसे पहले हम किसी भी डिसऑर्डर में सबसे पहले हम उसका लिखते हैं इंट्रो, फिर नेक्स्ट लिखते हैं उसका कॉज, और थर्ड लिखते हैं उसका पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है कि क्या क्या कैसे कैसे हमारी बॉडी के अंदर वो डिसऑर्डर हो रहा है, क्या कॉजेस थे, कॉजेस हमारी बॉडी के अंदर आए, अब उस बॉडी के अंदर आने की वजह से उसने हमारी बॉडी के की जो फिजियोलॉजिकल स्टेट थी, जो नॉर्मल स्टेज है, उसको ये करा, अफेक्ट करा, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारी डिजीज हुई। तो आज हम वो देखेंगे कैसे कैसे डिजीज फॉर्म हो रही है, ठीक है, जो हमारी अस्थमा है वो कैसे फॉर्म हो रही है। सबसे पहले ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर, कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से, जैसे कि कोई भी एलर्जन बोल दो, तो एलर्जन की वजह से हमारी बॉडी में क्या होगा, आईजीई और मास्ट सेल एक्टिवेट होंगे। हमारी बॉडी के अंदर कोई भी एलर्जन आया, कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर आया, इटियोलॉजिकल फैक्टर यानी कि ये इनमें से कुछ भी आया, पॉलन्स आया, एलर्जन पार्टिकल्स आए, डस्ट पार्टिकल आए, ठीक है, कुछ भी आया, उसने क्या करा, हमारी बॉडी के अंदर एंटर हुआ, तो बॉडी के अंदर एंटर होगा तो बॉडी क्या करेगी, बॉडी के समझेगी उसको ये क्या है, मान ले एंटीजन है, क्या है, मान ले एंटीजन है। अब एंटीजन आएगा तो बॉडी क्या करती है, डिफेंस मैकेनिज्म फॉलो करेगी। अब डिफेंस मैकेनिज्म फॉलो करेगी तो क्या करेगी, हमारी जो बी लिम्फोसाइट है वो क्या करेगी, डब्ल्यूबीसी क्या करेगी, जनरेट करेगी। अब डब्ल्यूबीसी में से भी क्या बनाएगी, हमारी एंटीबॉडीज। कौन सी एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी ई, ठीक है, आईजीई, क्योंकि जो आईजीई एंटीबॉडी होती है हमारी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी एलर्जी के लिए। क्या रिस्पॉन्सिबल होती है, एलर्जी के लिए। अब क्या होगा, हमारी एंटीबॉडी आईजीई है वो एक्टिवेट हो चुकी है। अब आईजीई एंटीबॉडी क्या करेगी, हमारी बॉडी में क्या होता है, मास्ट सेल होता है, हमारी खुद की बॉडी के अंदर क्या होता है, मास्ट सेल होता है, एक टाइप की ह्यूमन सेल है ये। तो क्या होगा, जो हमारी आईजीई एंटीबॉडीज हैं वो इसमें क्या हो जाएगी, चिपक जाएंगी। क्या हो जाएगी, चिपक जाएंगी। जैसे कि ये एक मास्ट सेल है, इसमें क्या हो जाएगी, हमारी जो एंटीबॉडीज है ऐसे ऐसे चिपक जाएंगी, क्योंकि एंटीबॉडी का शेप कैसा है, ऐसा है ना, वाई शेप्ड होता है ना, ठीक है, ऐसे क्या हो जाएगी, चिपक जाएगी। अब कुछ चिपकने के बाद क्या होगा, हमारे जो केमिकल्स मीडिएटर है वो निकलेंगे। क्या निकलेंगे, केमिकल मीडिएटर। कुछ टाइम बाद क्या होगा, जो मास्ट सेल है वो क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। अब उस बर्स्ट के चक्कर से क्या होगा, हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन्स और हिस्टामिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन और हिस्टामिन्स क्या है, हमारे केमिकल्स हैं, ये क्या होंगे, रिलीज आउट होंगे उस मास्ट सेल से। जैसे ही रिलीज आउट होंगे तो क्या होगा, हमारे जो एयरवे है, क्योंकि हमारा जो एयरवे है उसमें क्या होगा, केमिकल्स का केमिकल मीडिएटर जैसे ही रिलीज होंगे तो क्या होगा, हाइपर रिस्पॉन्स होगा। क्या होगा, हाइपर रिस्पॉन्स होगा। अब हाइपर रिस्पॉन्स होगा तो हमारे एयरवे में क्या होगा, इंफ्लेमेटरी रिस्पॉन्स क्या होगा, जनरेट होगा। वहां पे क्या हो जाए, होने लग जाएगी, इन्फ्लामेशन होने लग जाएगी। क्या होने लग जाएगी, इन्फ्लामेशन होने लग जाएगी। अब जब हमारे सिस्टम में हमारे जो एयरवे है उसमें क्या हो जाएगा,
अगर इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगी तो क्या होगा कि जो हमारा एयरवे है वो क्या करेंगे, गोबलेट सेल को रिलीज करेंगे। क्या करेंगे, गोबलेट सेल को रिलीज करेंगे। अब ये गोबलेट सेल क्या है, गोबलेट सेल हमारे ऐसे सेल है जो क्या करते हैं, म्यूकस प्रोडक्शन करते हैं। क्या करते हैं, म्यूकस प्रोडक्शन करते हैं। अब क्या हुआ, हमारी बॉडी में जैसे हमारे एयरवे में इंफ्लामेशन रिस्पॉन्स एक्टिवेट हुआ, इंफ्लामेशन रिस्पॉन्स जनरेट हुआ, तो क्या होगा, गोबलेट सेल होते हैं वो क्या हो जाएंगे, रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब गोबलेट सेल रिलीज होंगे तो वो क्या करेंगे, म्यूकस प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, यहां देखो जैसे कि जो हमारा एयरवे, ये है हमारा एयरवे है ना, ये क्या है, हमारा एयरवे है। अब एयरवे में क्या होगा, जैसे कि इंफ्लामेशन यहाँ पे हुई, इंफ्लामेशन यहाँ पे हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, इनके जो ये है लाइनिंग है ना, यहाँ पे गोबलेट सेल रिलीज होंगे और ये क्या करेंगे, म्यूकस प्रोडक्शन करेंगे। अब म्यूकस प्रोडक्शन करेंगे तो क्या होगा कि जो हमारा एयरवे है वो क्या हो जाएगा, नैरो डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नैरो डाउन होगा। कि जो हमारा एयरवे है वो क्या हो जाएगा, नैरो डाउन हो जाएगा। जिसका ल्यूमेन है वो पतला हो जाएगा। अब कोई सरफेस है, कोई भी पाइप है, एक एग्जांपल पाइप समझो, क्योंकि जो हमारा एयरवे है, जो हमारा ब्रोंकाई है, ट्रेकिया वगैरह है, ये क्या है, पाइप लाइक जैसा है। ठीक है, अब देखो जैसे इसी को समझ लो। ठीक है, मान लो अंदर से क्या है, ये अंदर से खोखला है। ठीक है, अब खोखला है तो क्या होगा, अगर इसके अंदर क्या होगा, म्यूकस प्रोडक्शन होगा, तो क्या कोई भी चीज आराम से जा पाएगी, उसमें कोई भी एयर अच्छे से जा पाएगी, नहीं जा पाएगी ना। क्यों, क्योंकि वहां पे क्या है, जो हमारा रास्ता है वो क्या हो चुका है, पतला हो चुका है। क्या हो चुका है, पतला हो चुका है। तो क्या होगा, हमारा जो जैसे ही हमारा एयरवे नैरो हुआ तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्रोंको स्पाज्म होगा। क्या होगा, ब्रोंको स्पाज्म होगा। ब्रोंको स्पाज्म होगा और कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ एयरवे, कि जो हमारा एयरवे है वो क्या हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा। ये हमारा मान लो नॉर्मल एयरवे है, ये क्या है, हमारा नॉर्मल एयरवे है। इसमें से नॉर्मल एयर जाती थी। अब क्या होगा, नॉर्मल एयर तो जाती थी, लेकिन क्या होगा, वहां पे क्या हो गया, म्यूकस प्रोडक्शन हो गई। तो म्यूकस प्रोडक्शन की वजह से अब यहाँ पे म्यूकस प्रोडक्शन होगी तो क्या होगा, रास्ता क्या हो गया, ऐसे छोटा हो गया। रास्ता ऐसे छोटा हो गया, यानी कि एयरवे क्या हो गया, कॉन्स्ट्रिक्ट हो चुका है। क्या हो चुका है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो चुका है। अब एयरवे कॉन्स्ट्रिक्ट होगा तो हमारे क्या होगा, डिस्पनिया होगा, कफिंग होगी और बीजिंग साउंड होगी। ठीक है, क्या क्या होगा, डिस्पनिया होगा, कफिंग होगी और बीजिंग साउंड होगी। और ये तीनों क्या है, हमारा अस्थमा इंडिकेट करता है। ये क्या करते हैं, हमारा अस्थमा इंडिकेट करेंगे। तो मेनली हमें क्या हो चुका है, अब अस्थमा हो चुका है। तो इस ऐसे होता है हमारा अस्थमा। एक बार वापस समझाता हूं कि कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर है हमारी बॉडी के अंदर आया, फॉर एग्जांपल एलर्जन आया। अब एलर्जन हमारी बॉडी के अंदर एक्टिवेट जैसे एंटर हुआ तो क्या होगा, हमारी बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म के लिए क्या करेगी, आईजीई एंटीबॉडी एक्टिवेट करेगी। आईजीई एंटीबॉडी एक्टिवेट हुई तो ये एंटीबॉडी, जो हमारी आईजीई एंटीबॉडी है, मास्ट सेल में क्या हो जाएगी, चिपक जाएंगी। मास्ट सेल में क्या होंगी, चिपक जाएंगी। फिर मास्ट सेल में चिपक जाने के बाद ये मास्ट सेल है वो बर्स्ट होंगे। बर्स्ट होने के बाद उसमें से केमिकल्स निकलेंगे, जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स और हिस्टामिन। जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स और हिस्टामिन हमारे एयरवे में क्या होंगे, रिलीज होंगे, तो क्या होगा, हाइपर रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा एयरवे में, जिसकी वजह से क्या होगी, जो हमारा एयरवे है वहां पे क्या होगी, इंफ्लामेशन होगी। क्या होगी, इंफ्लामेशन होगी। अब इंफ्लामेशन होगी तो हमारे जो एयरवे है, जो हमारा एयरवे है वहां पे क्या होगा, क्या होगा, गोबलेट सेल का रिलीज होगा। क्या होगा, गोबलेट सेल का रिलीज होगा। अब गोबलेट सेल का रिलीज होगा तो गोबलेट सेल क्या करेंगे, म्यूकस प्रोडक्शन करने लग जाएंगे। अब म्यूकस प्रोडक्शन हमारी गोबलेट सेल कर रहे हैं। हमारे एयरवे में गोबलेट सेल ने क्या करा, म्यूकस प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया। इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा कि जो हमारा एयरवे है, एयरवे का जो ल्यूमन है वो क्या हो जाएगा, नैरो डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नैरो डाउन हो जाएगा। अब नैरो डाउन हुआ हमारा एयरवे तो क्या देखने को मिलेगा, हमारा जो एयरवे है यानी एयरवे यानी कि ब्रोंकाई है वो नैरो डाउन चुका है। दैट मींस क्या हो चुका है, ब्रोंको स्पाज्म हो चुका है। क्या हो चुका है, ब्रोंको स्पाज्म हो चुका है। और दूसरा कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ एयरवे, जो हमारा एयरवे है वो भी कॉन्स्ट्रिक्ट हो चुका है, जिसकी वजह से डिस्पनिया होगा, कफिंग होगी, बीजिंग साउंड होगी और ओवरऑल बोला जाए तो अस्थमा हो जाएगा। तो ये है इसकी पैथोफिजियोलॉजी। अब बात करी जाए साइन एंड सिम्टम्स की। अब कोई भी हम पे अस्थमेटिक पेशेंट है, अस्थमेटिक पेशेंट में क्या होगा, हमें क्या क्या चीजें उसमें देखने को मिलेगी। ठीक है, क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी। पहली बात, ये जो तीन चीजें हैं ये तो देखने को मिलती है। ठीक है, ये क्लासिकल सिम्टम्स है। ठीक है, कफ, डिस्पनिया और व्हीजिंग साउंड। अब सोचो किसी के जो एयरवे है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो चुका है, किसी का जो एयरवे है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो चुका है, उसका ल्यूमेन क्या हो चुका है, नैरो डाउन हो चुका है, तो क्या व्हीजिंग साउंड सुनाई देगी, सुनाई देगी,
पहली बात वीजिंग साउंड होती क्या है? वीजिंग साउंड क्या होती है? एक ऐसी साउंड, पहली बात ये एबनॉर्मल साउंड है, एबनॉर्मल साउंड है रेस्पिरेशन की, ठीक है। ये क्या होता है? जब हमारा जो एयरवे है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, उसका जो नॉर्मल जो एरिया था वो कम हो जाता है, वो नैरो डाउन हो जाता है, तो क्या होता है उसमें से कोई भी चीज, जैसे कि रेस्पिरेटरी, तो रेस्पिरेटरी में से एयर ही होगी ना पास, तो जैसे ही उसमें से एयर पास होगी तो उसमें से विसल साउंड सुनाई देगी, तो उस विसल साउंड को हम क्या बोलते हैं? व्हीजिंग साउंड बोलते हैं। अब खुद सोचो, क्योंकि जो एयरवे है वहां पे वो नैरो डाउन होता, अब एयरवे नैरो डाउन होगा तो हमको क्या सुनाई देगी? व्हीजिंग साउंड सुनाई देगी। क्या सुनाई देगी? व्हीजिंग साउंड। नेक्स्ट है कफ। अब देखो कफ क्यों हो रहा है? क्योंकि म्यूकस प्रोडक्शन हुई है, म्यूकस प्रोडक्शन होगी तो कफ तो बनेगा ही, ठीक है, तो कफ है। डिप्सनिया। अब खुद सोचो कि जो, अब सोचो मैंने आपको क्या बोला अभी कि एयरवे क्या है? अभी नैरो हो चुका है, एयरवे अभी कॉन्स्ट्रिक्ट हो चुका है। अब उसका एयरवे कॉन्स्ट्रिक्ट है तो वो सांस अच्छे से नहीं ले पा रहा है, सांस अच्छे से नहीं ले पा रहा है, तो क्या होगा? उसको डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग यानी कि डिप्सनिया हो जाएगा। क्या होगा? डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग यानी कि डिप्सनिया देखने को मिलेगा उस पेशेंट में। और भी सिम्टम्स है, जैसे कि चेस्ट टाइटनेस, उसकी चेस्ट में टाइटनेस हो जाएगी, ठीक है। टेकिकार्डिया, उसका हार्ट रेट बढ़ जाएगा। साइनोसिस, उसमें उसकी बॉडी में ब्लूज डिस्कलरेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारी जो डिप्सनिया है, हमारी बॉडी में क्या हो रहा है? डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग हो रही है, हमारी बॉडी में इनहेल और एक्सेल अच्छे से नहीं हो पा रहा है, हमारी बॉडी में CO2 का रिटेंशन ज्यादा हो चुका है, क्योंकि हमारे इसमें क्या है? डिप्सनिया है, डिफिकल्टी हो रही है ब्रीथिंग में। हेडेक होगा, ठीक है, फटीग होगा, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन नहीं जा पा रही है ब्रेन में, तो क्या होगा? फटीग होगा, फीवर होगा, हाइपोक्सीमिया होगा, ठीक है। ये क्या है? हमारे साइन एंड सिम्टम्स है जो हमें किसी पेशेंट में दिखेंगे जब क्या होगा? अस्थमैटिक कोई पेशेंट होगा। तो हमने पढ़ा अभी इंट्रोडक्शन, कॉजेस, पैथोफिजियोलॉजी और साइन एंड सिम्टम। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम उसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। क्या पढ़ेंगे? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। इसको रब करते हैं हम। अब नेक्स्ट क्या देखेंगे हम? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, कि अब हम कैसे पता लगाए कि वो उस पेशेंट को क्या है? अस्थमा है कि नहीं है। किसी भी पेशेंट को हम अगर डायग्नोस करेंगे तो हम उसको इवैल्यूएशन तो करेंगे, तो कैसे कैसे पता लगाएंगे हम? अब हम वो देखेंगे। पहला हम करेंगे हिस्ट्री कलेक्शन, ठीक है। क्या करेंगे हम? हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन में क्या करेंगे? हम उस पेशेंट से क्या करेंगे? हिस्ट्री लेंगे। क्या लेंगे? हिस्ट्री लेंगे। किसकी? उसको प्रीवियस अस्थमा के एपिसोड की। क्या लेंगे हम? हिस्ट्री कलेक्शन में क्या लेंगे? पेशेंट से हिस्ट्री लेंगे, उससे पूछेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे कि आपको क्या हुआ? अस्थमा के अटैक प्रीवियस टाइम कब आए थे, कब आपको अस्थमा अटैक आए थे, तो आप हमको बता सकते हो कि कैसे कैसे हुआ था, आप किस जगह पे खड़े थे, ठीक है, आपके साथ आपको क्या हुआ था कि जब आपको फील हुआ कि मुझे क्या हो रहा है, थोड़ा मतलब अंदर से अजीब हो रहा है, मेरे को अस्थमा अटैक आ रहा है, ठीक है। ऐसी कंडीशन, ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे उससे कि आपको कब हुआ था, किस सराउंडिंग्स में था वो, ठीक है। तो उसने मुझे बताया कि फॉर एग्जाम्पल उसने मुझे बताया कि मैं क्या था, गार्डन में था, मैं वहां पे फूलों के बगीचे में था, तो वहां पे क्या हुआ, मुझे अचानक से अस्थमा अटैक आ गया। तो हमने क्या लगाया? प्रोडिक्शन लगाया कि शायद वहां पे, शायद उसको क्या है, पॉलन से एलर्जी है, तभी उसको क्या है, अस्थमा है। क्यों? क्योंकि उसकी सराउंडिंग से क्या थे, फ्लावर से, तो फ्लावर से कोई पॉलन वगैरह गया होगा, तो हम ऐसे प्रोडिक्शन लगाते हैं। तो हम क्या लगाते हैं? अस्थमा के एपिसोड की उसकी हिस्ट्री लेंगे, उसकी जेनेटिक हिस्ट्री लेंगे कि जेनेटिक थोड़ी वो गया है, हमारा अस्थमा तो नहीं फैला है, ठीक है, ठीक है। ये हमने हिस्ट्री कलेक्शन ली। नेक्स्ट है हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन। क्या है? फिजिकल एग्जामिनेशन। अब देखो फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या करते हैं? फिजिकल एग्जामिनेशन में हम उसके क्लासिकल सिम्टम्स को अगर पहचान लेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? किसी पेशेंट का अस्थमा उसको है या नहीं है वो हम पता लगा सकते हैं। क्लासिकल सिम्टम्स अगर हम अस्थमा के देखेंगे, क्या क्या होता है? वीजिंग साउंड होता है, जैसे मैंने बोला था, वीजिंग साउंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट कफ होता है, डिप्सनिया होता है, ठीक है। ये हमें चीजें देखने को मिल रही है पेशेंट में, उसका टेकिपनिया हो रहा है, उसकी ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हो रही है,
तो अगर ये चीजें हमको देखने को मिल रही है, एग्जामिन कर लेंगे हम, तो हम पता लगा सकते हैं कि उसको अस्थमा है या नहीं है। थर्ड हमारा जो टेस्ट है, हम क्या कर सकते हैं, एबीजी कर सकते हैं। एबीजी एनालिसिस करेंगे। एबीजी से हमको क्या पता चलेगा, एबीजी से उसकी बॉडी में हमको CO2 का लेवल पता चलेगा, उसकी बॉडी में CO2 कितना है। अगर उसकी बॉडी में CO2 क्या होगा, ज्यादा होगा, तो उसका पीएच क्या दिखेगा हमको, डिक्रीज दिखेगा। क्या दिखेगा, डिक्रीज दिखेगा। ठीक है, क्योंकि CO2 की प्रेजेंस पे क्या होता है, H आयंस की फॉर्मेशन होती है, और H आयंस जब किसी चीज में बढ़ जाते हैं तो क्या होता है, पीएच क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो एबीजी की टेस्ट से पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें किससे पता चलेगा, हमारे ब्लड टेस्ट से। अगर किसी पेशेंट का हम ब्लड टेस्ट कर रहे हैं, ब्लड टेस्ट में हमको क्या दिख रहा है, उसका WBC का काउंट बड़ा दिख रहा है, तो दैट मींस उसको अस्थमा हो सकता है। नेक्स्ट हम उससे पल्स ऑक्सीमीटर देखेंगे। पल्स ऑक्सीमीटर यानी कि SpO2 उसका चेक करा हमने, SpO2 चेक करा, SpO2 चेक क्या पता चलेगा, किसकी बॉडी में ऑक्सीजन का सैचुरेशन कितना है, उसके अंदर ऑक्सीजन कितनी है। ठीक है, उससे अगर उसकी बॉडी में ऑक्सीजन कम है तो दैट मींस उसके अंदर क्या है, उसके अंदर उसको डिस्पनिया हो रहा है, वो भी क्या है, क्लासिकल सिम्टम है अस्थमा का। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, किसी पेशेंट पे क्या कर सकते हैं, मेथाकोलिन टेस्ट कर सकते हैं। मेथाकोलिन टेस्ट। अब देखो मेथाकोलिन टेस्ट क्या होता है। जो मेथाकोलिन होती है ना, एक तरीके की ड्रग होती है। क्या होती है मेथाकोलिन, एक तरीके की ड्रग होती है। हम क्या करते हैं, किसी भी पर्सन को बहुत माइन्यूट अमाउंट में क्या देते हैं, ये ड्रग देते हैं। माइन्यूट अमाउंट में बहुत ये ड्रग देते हैं। क्यों, क्योंकि ये ड्रग है ना, जैसे अगर कोई पर्सन है, अगर वो नॉर्मल है, हमने ये जो मेथाकोलिन ड्रग है हमने इस पेशेंट को दी 0.5, कुछ बहुत कम देते हैं हम उस पेशेंट को। तो जैसे किसी को हमने दिए, अगर कोई नॉर्मल पर्सन, तो उसको क्या होगा, कोई अस्थमा के अटैक नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन अगर कोई पर्सन अस्थमेटिक था और हमने इसको ऐसा क्या दिया, मेथाकोलिन ड्रग दे दिया, तो क्या होगा, उसकी बॉडी में वो सिम्टम्स दिखेंगे, उसको सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, रिकरिंग सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। उसको अचानक से डिप्सनिया हो जाएगा, उसको अचानक से उसकी वीजिंग साउंड होना स्टार्ट हो जाएगी, उसके अचानक से उसके हाइपोक्सिया हो जाएगा। ठीक है, उसके चेस्ट में दर्द होने लग जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, अचानक से उस पेशेंट को क्या हो जाएंगे, अस्थमा होने लग जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो जो मेथाकोलिन है, एज अ मेथाकोलिन उसकी बॉडी में क्या करेगा, एज अ ट्रिगर फैक्टर काम करेगा। क्या करेगा, एज अ ट्रिगर फैक्टर काम करेगा, उसकी बॉडी को क्या कर देगा, ट्रिगर कर देगा। ठीक है, तो हम क्या पता लगा सकते हैं कि उस पेशेंट को क्या है, अस्थमा है कि नहीं है। लेकिन जो मेथाकोलिन टेस्ट है ना, उसमें जो मेथाकोलिन है, मैंने आपको बोला बहुत माइन्यूट देते हैं। ऐसे नहीं है कि उस पेशेंट को हमने दिया ड्रग और उसको अस्थमा के सिम्टम्स आ गए, उसको अस्थमा अटैक आ गए, हम उसको क्योर नहीं कर पाए। नहीं, हम उतना देते हैं जितना हम उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या था हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। नेक्स्ट फाइनल आता है हमारा ट्रीटमेंट। क्या आता है फाइनल हमारा, कि ट्रीटमेंट, कि हम उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि जो अस्थमा है वो हमारा क्या है, रिवर्सेबल है, तो हम उसको कैसे ट्रीट करें। अब आता है इसका मैनेजमेंट। ठीक है, कैसे अस्थमा को हम क्या करेंगे, मैनेज करेंगे, कैसे हम उसको ट्रीट करेंगे। पहला हम बोलेंगे पेशेंट को कि आप क्या करो, इनहेल करो कॉर्टिकोस्टेरॉइड। क्या करो, कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या करा करो, इनहेल करा करो। ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या करो, आप इनहेल करो। जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होती है वो क्या करती है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती है। अब खुद सोचो, क्योंकि जो हमारा अस्थमा है वो हो क्यों रहा है, अस्थमा क्यों हो रहा है, जब हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, एंटीबॉडी बन रही है। क्योंकि एंटीबॉडी बनेगी और फॉरन से हमारा एंटीजन आ रहा है, कोई भी एलर्जन आ रहा है, तो एंटीजन एंटीबॉडी क्या होगा, रिएक्शन होगी, उसकी वजह से क्या होता था, इन्फ्लामेशन होता। तो खुद सोचो, अगर एंटीबॉडी ही नहीं बनेगी, एंटीबॉडी मतलब नहीं बनेगी उस टाइम, तो क्या होगा, अस्थमा नहीं होगा। तो क्या होगा, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम को करते हैं, सप्रेस कर देते हैं। ठीक है, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड का करेंगे, बोलेंगे हम पेशेंट को कि आप कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या करो, इनहेल करो। कॉर्टिकोस्टेरॉइड इनहेल करेगा, कौन कौन सी आती है इसमें हमारी, फ्लूटिकासोन, मोमेटासोन और ब्यूटेसमाइड। ठीक है, ये हम बोलेंगे पेशेंट को क्या करो, आप इनहेल करो।
सेकेंड हम क्या देंगे पेशेंट को, क्विक रिलीविंग मेडिकेशन देंगे, क्विक रिलीविंग मेडिकेशन देंगे। क्या क्या इसमें मेडिकेशन आएगी हमारी, इसके अंदर आती है हमारी एल्बिट्रॉल और सल्बिट्रॉल, एल्बिट्रॉल और सल्बिट्रॉल। पहली बात, जो भी मेडिसिन है हमें इसको रटनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, हमें रटनी पड़ती है मेडिसिन, ठीक है। हमें तो, मैं भी रट रहा हूँ तो आपको भी रटनी पड़ेगी साथ साथ, ठीक है। तो क्विक रिलीविंग मेडिकेशंस देंगे हम उसको, जैसे कि एल्बिट्रॉल और सल्बिट्रॉल। नेक्स्ट हम उसको ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी दे सकते हैं, ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है। इसके अंदर कौन सी ड्रग आएगी हमारी, पेराडिनोसोन आएगी, पेराडिनोसोन, ठीक है। पेराडिनोसोन हमारी क्या आएगी, ये ड्रग आएगी। नेक्स्ट हम क्या दे सकते हैं, हम उसको नेजल स्प्रे दे सकते हैं, ठीक है। हम मोस्टली हम उसको क्या देते हैं, ब्रोंकोडायलेटर। यार ये जो चीज है ना, वो हर चीज में लिख देना, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना उसमें, अगर हम, क्योंकि मोस्टली क्या होता है हर रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, साइन सिम्टम्स रिपीट होता है, तो ब्रोंकोडायलेटर तो आएगा ही आएगा, हर चीज में आएगा। क्योंकि अगर ब्रोंकोडायलेट हो जाएंगे तो म्यूकस प्रोडक्शन भी खुल जाएगी, ठीक है। तो ब्रोंकोडायलेटर्स देंगे। हम क्या दे सकते हैं, और क्या दे सकते हैं हम, नेजल कंजेस्टेंट दे सकते हैं, उस नेजल कंजेस्टेंट, ठीक है, ये दे सकते हैं। और एक जो ड्रग आती है उसका नाम है ओमलीजुमैब। ये ड्रग आती है, ये क्या होती है, आईजीई मीडिएटेड, आईजीई एंटीबॉडी मीडिएटेड होती है, ठीक है। ये क्या करती है, जो आईजीई एंटीबॉडी उसको क्या करती है, रोक देती है, ठीक है। कौन सी, ओमलीजुमैब। तो हम ये कह सकते हैं इसका मैनेजमेंट है, ये क्या है इसका मेडिकल मैनेजमेंट। अब क्या होता है, ये तो हमारा मेडिकल मैनेजमेंट की दवाइयों के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं उसको ट्रीट। नेक्स्ट आता है हमारा नर्सिंग मैनेजर। अब नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या होगा, नर्सिंग मैनेजमेंट कोई पर्सन एज हमारा, हम एज अ नर्सिंग वो है, नर्सिंग स्टूडेंट है, ठीक है, हम नर्सिंग फील्ड में, ठीक है। अब कोई पेशेंट है हमारा, क्या नर्सिंग मैनेजमेंट बनता है उसको ट्रीट करने का, अस्थमा के। तो सबसे पहले कोई पेशेंट आएगा तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसको एसेस करेंगे, ठीक है। फिर उसको डायग्नोस बनाएंगे, फिर डायग्नोस करेंगे, डायग्नोस में क्या क्या पता लगाएंगे, पहले हम क्या करेंगे, डायग्नोस करेंगे पेशेंट को कि क्या क्या हमें चीजें दिख रही है, ठीक है। कि जैसे कि क्या क्या दिख रहा है हमको उसमें, जैसे कि उसमें होता है इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस हो रही है, रिलेटेड टू ट्रेकियोब्रोंकियल स्पाज्म हो रहा है एज एविडेंस बाय शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है। ऐसे हम क्या बनाएंगे, हम उसके नर्सिंग डायग्नोस बनाएंगे। तो नर्सिंग डायग्नोस जैसे बनाया, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके इंटरवेंशंस करेंगे। क्या करेंगे, इंटरवेंशंस करेंगे। इंटरवेंशंस मतलब कि क्या क्या चीजें हम अब कर सकते हैं उस पेशेंट को ठीक करने में। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, हम उसको ब्रोंकोडायलेटर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, हम उसके हम उसको क्या कर सकते हैं, उसका SpO2 बार बार मॉनिटर कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, और जैसे कि हम उसकी एक्सरसाइज कर सकते हैं, अगर हम उसको लंग्स एक्सरसाइज कराएं, ठीक है। हम उसके बॉडी में क्या करें, जैसे कि उसकी बॉडी में एक्सरसाइज कराए, जैसे कि उसका जो म्यूकस है वो निकल जाए। अगर म्यूकस निकल जाएगा, ठीक है, उसको हम मेडिकेशन टाइम पे दें, ठीक है, उसकी डाइट अच्छे से रखे, तो यही तो काम होता है हमारा, ठीक है। उसकी लाइफस्टाइल अच्छे से बना दे, ठीक है। तो ये हमारा जो नर्सिंग मैनेजमेंट है, अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो क्या होगा, पेशेंट तभी भी क्योर हो सकता है। तो हम क्या करते हैं मैनेजमेंट में, ये हमारा मेडिकल मैनेजमेंट आता है। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसके डायग्नोस लिखते हैं। डायग्नोस जैसे कि वो, जैसे मैंने आपको बताया, इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू ट्रेकियोब्रोंकियल स्पाज्म एज एविडेंस बाय हमारा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। नेक्स्ट हमारा जैसे कि इंपेयर्ड गैस एक्सचेंज, ठीक है, एज एविडेंस, इंपेयर्ड गैस एक्सचेंज एज रिलेटेड टू ऑल्टर ऑक्सीजन सप्लाईज एज एविडेंस बाय हमारा व्हीजिंग साउंड हो गया, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, हमारी नर्सिंग डायग्नोस है। और फिर नर्सिंग डायग्नोस को करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरवेंशंस बनाते हैं कि कैसे हम उसको ट्रीट करेंगे। तो इंटरवेंशन जैसे मैंने आपको बताया, वही हम पेशेंट को दवाएं अच्छे टाइम पे देंगे, हम उसको एक्सरसाइज कराएंगे, ठीक है। हम पेशेंट को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे कि आप अच्छी सराउंडिंग्स में रहो, ठीक है, टाइम टू टाइम दवाइयां खाओ, अपनी डाइट अच्छी रखो। तो यही हम चीजें करेंगे। तो ये ऑल ओवर था हमारा अस्थमा के ऊपर। होप सो अगर आपको अच्छा लगे तो आज का आप लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।